नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज जो अपन टॉपिक देखने वाले हैं, जो बेसिकली जो सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। जो अपना डिप्लोमा वगैरह के जो स्टूडेंट होते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, उनके भी ये सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके भी ये सब्जेक्ट होता है। डिप्लोमा लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनमें जनरली इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, जेई लेवल के एग्जाम्स, उसमें ज़्यादा नहीं आता है इसमें से। पर जो बीटेक लेवल के एग्जाम है उसमें बहुत काफ़ी जगह पर ये पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो आईआईटीज में एमटेक के एडमिशन के लिए। तो दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। पर डिप्लोमा वाले बच्चों को, पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को कई बार ऐसा लगता है कि यार ये क्या पूछ लिया, ये इतना टफ चीज़ जो ये कह रहे हैं, इतनी जो मुश्किल सी चीज़ ये बताना पढ़ाना चाह रहे हैं तो बीटेक लेवल की है। पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो दोनों का लगभग सेम है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो एडवांस्ड हैं, एक्स्ट्रा है बीटेक के सिलेबस में, पर एग्जैक्ट सिलेबस है, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो चाहे बीटेक का हो। तो अपन यहाँ जो देखेंगे एकदम बेसिक लेवल से उठा के देखेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके सारे कंसेप्ट एकदम बेसिक से कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। सबसे पहले तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पावर शब्द आ रहा है यही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, जो नाम है वही काम है। विज्ञान में यही खास बात है कि नाम लगभग 90% 95% केसेस में ऐसे रखे जाते हैं जो उनके काम से रिलेटेड है। तो अपन वहां से इसको सीख जाएंगे। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जहां इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई वहां पहली बात तो क्या है कि सेमीकंडक्टर्स में डील होएगा। जहां भी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई वहां सबसे पहली बात तो क्या है कि वहां पर जो भी डील होगी वो किस में होगी? सेमीकंडक्टर्स में, यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम। यानी जो भी डिवाइसेस, जो भी कंपोनेंट्स बनेंगे वो सेमीकंडक्टर के होंगे। पर ये किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि यूज करी जाती है? यूज एट पावर लेवल। पावर लेवल मतलब मेगावाट्स में। मेगावाट्स में जहां पावर को हैंडल करना पड़ता है, मेगावाट्स में जहां पर सिस्टम्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है, मेगावाट्स की पावर को हैंडल करने के लिए अपन को जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चाहिए होती है उन सबको अपन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। आपने और जगह भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी, जैसे जो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे अपन बोलते हैं, सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें एनालॉग और डिजिटल, ये दो तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्योंकि अपन ये सब्जेक्ट थर्ड ईयर में पढ़ते हैं पॉलिटेक्निक के अंदर, और शायद बीटेक में भी थर्ड ईयर में ही आता है। तो इससे पहले अपन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग नाम दे देते हैं सब्जेक्ट्स के। तो वहां पर अपन पढ़ते हैं बेसिकली यही है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनको अपन सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, वहां पर जो अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं उनकी जो डिवाइसेस होती हैं वो डिवाइसेस कुछ वोल्ट्स एंड फ्यू मिली एम्पियर्स के लिए रेटेड होती हैं। रेटिंग, उनकी रेटिंग। तो अगर मैं वोल्ट इंटू मिली एम्पियर करूं तो ये क्या दे देगा मुझे? मिली वाट्स। यानी वहां जो अपन पावर हैंडल करते हैं वो पावर हैंडल किस में होती है? मिली वाट्स में होती है। पर जबकि अगर मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल एससीआर, अभी अपन आगे देखेंगे एससीआर क्या होता है। अगर मैं एससीआर की बात करूं तो ये किलो वोल्ट्स और किलो एम्पियर्स को हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है। तो जो पावर रेटिंग, हैंडलिंग कैपेसिटी या पावर हैंडलिंग कैपेसिटी आती है वो मेगावाट्स में आती है। इसी वजह से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। अब आप सोचेंगे भाई जब सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं तो ऐसा क्या हो गया कि ये मेगावाट्स में पावर को डील कर पा रहा है, ये मिलीवाट्स में डील कर पा रहा है? तो ये इसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हैं, इसको ऐसा बनाया जाता है, इसमें ऐसी सुविधाएं दी जाती है। कुल मिला के बोलो तो ऐसे जुगाड़ किए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन लगभग वैसा ही है। बेसिक कंस्ट्रक्शन जो है वो पीएन जंक्शन ही है, पी इधर एन इधर। बेसिक कंस्ट्रक्शन तो पीएन जंक्शन ही है हर जगह पर, चाहे वो बीजेटी हो, चाहे वो एफएटी हो, मॉसफेट हो, एससीआर हो, आईजीबीटी हो, कुछ भी हो।
हर किसी के अंदर पीएन जंक्शन है, पर उनको बनाने का भी तरीका थोड़ा सा अलग होता है, कूलिंग के तरीके अलग होते हैं, कंस्ट्रक्शन के तरीके अलग होते हैं, तो उससे इनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस और सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अपन अंतर कर सकते हैं। ठीक है। थायरिस्टर, जो एक अपन बार बार कॉमन वर्ड सुनेंगे यहाँ पर, थायरिस्टर, जिसको जनरली एससीआर मान लिया जाता है, पर अभी अपन देखते हैं थायरिस्टर क्या है। थायरिस्टर सिर्फ एससीआर नहीं है, थायरिस्टर फैमिली ऑफ डिवाइसेस है। थायरिस्टर के नाम पे बहुत सारी डिवाइसेस निकली। बेसिकली थायरिस्टर क्या है, थायरेट्रॉन ट्यूब्स यूज हुआ करती थी पहले, अभी भी किसी किसी एप्लीकेशन में होती है। स्विचिंग डिवाइस है बेसिकली ये, और ट्रांजिस्टर, दोनों का जो फीचर है उसको यूज करके ये थायरिस्टर बन जाता है। थायरेट्रॉन ट्यूब और थायरिस्टर दोनों का फीचर इस्तेमाल करके अपन ने क्या बना लिया, थायरिस्टर। अब होता क्या है कि भाई ये जो थायरिस्टर है, इसके लिए आपको बता दूं कि ग्रुप ऑफ डिवाइसेस है। डेफिनेशन लिख देता हूं मैं इसके लिए। द ग्रुप ऑफ डिवाइसेस फंक्शनली सेम एज थायरेट्रॉन ट्यूब एंड कंस्ट्रक्शन वाइज सिमिलर टू ट्रांजिस्टर, उनको अपन बोलते हैं क्या, थायरिस्टर। तो देखो फंक्शनली यानी फंक्शन जो होगा उसका थायरेट्रॉन ट्यूब की तरह है। अब आप थायरेट्रॉन ट्यूब कैसे काम करती है, चाहे तो आप इसका वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे भी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में सजेस्ट कर दूंगा। और थायरेट्रॉन ट्यूब का ही अगर आपको वीडियो देखना है तो इसके कौन से 5 अच्छे वीडियो मैं बता दूंगा, वो आप देख लेना। थायरेट्रॉन ट्यूब क्या है, बेसिकली पहले इस्तेमाल होती थी जब ये अपन को डिवाइस का इजाद नहीं हुआ था, जब ये मिली नहीं थी, ये बनी नहीं थी, तब थायरेट्रॉन ट्यूब क्या है कि हाई लेवल के करंट को तोड़ने और बनाने या स्विचिंग में काम आता था। तो फंक्शनली ये वही काम करता है, एक हाई करंट को मेकिंग, ब्रेकिंग या स्विचिंग में काम आएगी डिवाइस, पर फंक्शनली कंस्ट्रक्शन वाइज ये किसकी तरह होगी, ट्रांजिस्टर की तरह, यानी कि पीएन जंक्शंस की लेयर्स का इस्तेमाल करके अपन ऐसा करेंगे। तो यहां से अपन को एक बात क्लियर हो रही है क्या, कि एससीआर का बेसिकली या थायरिस्टर का, पूरी थायरिस्टर फैमिली का जो काम है वो क्या है, थायरेट्रॉन ट्यूब की तरह काम करेगी। ये स्विचिंग का काम करेगी, सर्किट तोड़ने जोड़ने का, कंट्रोलिंग का काम करेगी। ये जो पावर लेवल पे अपन को करंट को कंट्रोल करना है, उसकी स्विचिंग का काम करेगी सारी डिवाइसेस लगभग। और कंस्ट्रक्शनली ये किसकी तरह होगी, सेमीकंडक्टर, जो ट्रांजिस्टर अपन बनाते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर आपने सुना होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर सुना होगा, उसी तरह से, यानी सेमीकंडक्टर्स की लेयर्स, अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर की लेयर्स का इस्तेमाल करके, अलग अलग जंक्शंस का इस्तेमाल करके अपन इसको बना लेंगे। यानी अपन को स्टैटिक डिवाइस मिल गई। जनरली आप देखो जो सर्किट ब्रेकर्स वगैरह होते हैं, उनमें जब स्विचिंग होती है तो कॉन्टेक्ट्स हटते हैं, आर्किंग होती है, कार्बनाइजेशन होता है, आग को क्वेंच करने के अलग मैकेनिज्म होते हैं, बार बार मेंटेनेंस करनी पड़ती है। पर ये जो डिवाइसेस बनेगी, क्या सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं, इनमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होगा, तो अपनी मेंटेनेंस घट गई, फायदा बढ़ गया। तो इसलिए एससीआर इतना चलन में आ चुका है। और क्योंकि जनरली थायरिस्टर को ही एससीआर बोल दिया जाता है, इसलिए एससीआर ही मैक्सिमम यूज होता है इस फैमिली में से। वैसे तो थायरिस्टर के नाम पर बहुत सारे हैं, अगर मैं आप लोगों के सामने नाम लिखूं तो एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, एससीआर, जीटीओ, ट्राइक, एसयूएस, एससीएस, पीयूटी, ये सभी थायरिस्टर की फैमिली है। सभी ये अलग अलग प्रकार के थायरिस्टर है। जैसे जीटीओ के फॉर्म में गेट टर्न ऑफ डिवाइस, गेट टर्न ऑफ डिवाइस बोल लो, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर बोल लो। ट्राइक, ट्रायोड प्लस एसी, इसका आगे अपन ऑपरेशन देखेंगे तो वहां से अपन को क्लियर होएगा ट्राइक कैसे काम करती है।
SUS सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच, SCS सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, PUT प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये सभी थायरिस्टर की फैमिली है, इन सभी को अपन थायरिस्टर बोलते हैं। इसके अलावा भी डिवाइसेस होती हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो अपन यूज करेंगे, पढ़ेंगे, जिनका यूज होता है, और इक्विपमेंट्स आते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये UPS इन्वर्टर्स वगैरह, जैसे IGBT, MOSFET, FET, JFET, पावर BJT, ये सब भी अपन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। ये सब भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। पर थायरिस्टर जिनको बोला जाता है, जो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वो ये पूरी फैमिली है। इसमें भी क्या है कि SCR जो है वो जनरली मोस्टली यूज होता है मैक्सिमम एप्लीकेशंस में, इसलिए कई बार थायरिस्टर को SCR और SCR को थायरिस्टर आपस में बोल दिया जाता है। ठीक है। एक इसके अलावा और होता है UJT यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये बेसिकली थायरिस्टर नहीं है, पर थायरिस्टर की फायरिंग सर्किट में UJT काम आता है। अपन आगे डिटेल से देखेंगे। UJT रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का इस्तेमाल करके अपन थायरिस्टर को फायर करते हैं या SCR को फायर करते हैं, ट्रिगर करते हैं टर्न ऑन करने के लिए। ये सारी जो टर्म्स में बोल रहा हूं ना, धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अभी अपन एकदम से बेसिक से उठा रहे हैं, तो साथ साथ चलते रहो, साथ साथ बने रहो। ठीक है। तो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है कि नाम में ट्रांजिस्टर आ रहा है, पर ट्रांजिस्टर नहीं है, ना ही थायरिस्टर की तरह एज ए स्विच काम होता है। ये बेसिकली फायरिंग सर्किट में काम होता है। फायरिंग सर्किट या ट्रिगरिंग सर्किट बोलो, जहां पर अपन को इन SCRs को ट्रिगर करना होता है, थायरिस्टर्स को, तो वहां ये काम आता है। ठीक। तो ये अपनी क्या पूरी फैमिली होगी थायरिस्टर की, जिसमें अपन बोल सकते हैं कि क्योंकि SCR मोस्टली यूज होता है, इसलिए SCR का ही नाम बार बार आता है। ये सब अपन बेसिक से इसलिए देख रहे हैं, देखो कि वैसे तो अपन को सीधे SCR पर कूद जाना चाहिए, पर SCR कैसे काम करता है, SCR की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, SCR का ऑपरेशन क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, इन सबको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा SCR बना कैसे है। और SCR कैसे बना है, इसको समझने से पहले अपन को ये समझना पड़ेगा भाई PN जंक्शन कैसे बनता है। और PN जंक्शन को समझने से पहले अपन को थोड़ा सा उसका जो सिलिकॉन अपन यूज करने वाले हैं उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। और सिलिकॉन ही क्यों यूज करते हैं अपन इन सभी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने के लिए, तो उसको भी अपन को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस पर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। अदरवाइज जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं उनमें अपन से पूछ लिया जाता है कि भाई सिलिकॉन का ही इस्तेमाल क्यों किया। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो तरह के अपने सेमीकंडक्टर हैं जो डायरेक्ट यूज होते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए। पर उनमें से सिर्फ सिलिकॉन का मोस्टली क्या कहूं मैं, लगभग 99% सिलिकॉन यूज होता है टू मैन्युफैक्चर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे SCR हुआ, पावर BJT हुआ, IGBT हुआ। तो सिलिकॉन को ही क्यों अपन यूज करते हैं, आइए देखते हैं कंपैरिजन सिलिकॉन वर्सेस जर्मेनियम। ये दोनों ही सेमीकंडक्टर काफी यूज होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, पर इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्टली सिलिकॉन इज यूज्ड। क्यों? सिलिकॉन का ही इस्तेमाल किया जाता है एज ए सेमीकंडक्टर। जो अपन यूज करेंगे वो सिलिकॉन को ही यूज करते हैं मोस्टली। ऐसा क्यों करते हैं? कुछ खास बातें हैं, 4-5 क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर ये पता चलता है कि सिलिकॉन ज्यादा यूजफुल है एज पर जर्मेनियम। तो 4-5 क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला जो है वो है टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी, या जिसको अपन बोलते हैं टेम्परेचर विथस्टैंडिंग कैपेसिटी। मतलब टेम्परेचर को झेलने की कैपेसिटी किसमें सबसे ज्यादा है? ज्यादा टेम्परेचर कौन झेल सकता है? तो जो सिलिकॉन होता है वो तो लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक आराम से बढ़िया काम करता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं आता, कोई अनवांटेड फायरिंग नहीं होती है, कोई अननेचुरल फायरिंग नहीं होती है। जबकि जर्मेनियम जो है
ये लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ही टेम्परेचर झेल पाता है, जिसकी वजह से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसमें वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। जब हम फायरिंग नहीं करना चाहते हैं तभी फायरिंग हो जाती है। ये थोड़ी सी अपन आगे देखेंगे इसका फीचर कि भाई टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या दिक्कतें आती है। पर सिलिकॉन जो है वो ज्यादा टेम्परेचर को बियर कर सकता है। इसी कारण से जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है उसमें भी अंतर आ जाता है इन दोनों में। करंट कैरिंग कैपेसिटी जो सिलिकॉन है इसकी हायर होती है और इसकी लोअर होती है। इसको अपन यहां से ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक डिवाइस है जो अपन ने सिलिकॉन की बनाई और एक दूसरी डिवाइस है जो जर्मेनियम की बनाई। दोनों में मान लीजिए शुरुआत में सेम करंट फ्लो हो रहा है 1 किलो एम्पियर, और इसमें भी 1 किलो एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और दोनों में लगभग मान लीजिए इस टाइम पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। क्यों टेम्परेचर क्यों आ जाएगा? ये अपन को बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पता है कि किसी भी कंडक्टर या सेमीकंडक्टर में या किसी भी पदार्थ में अगर करंट फ्लो होता है तो उस करंट के फ्लो होने की वजह से I2R लॉसेस होते हैं। उन I2R लॉसेस से कुछ टेम्परेचर बिल्डअप हो जाता है। लॉस होंगे तो वो टेम्परेचर के रूप में डिसिपिएट होंगे, टेम्परेचर के रूप में बाहर निकलेंगे। पर मान लीजिए अगर यहां से ये करंट बढ़ के हो जाता है 1.2 किलो एम्पियर, भी ये भी अपन ने करंट बढ़ा दिया 1.2 किलो एम्पियर, सेम करंट बढ़ा रहा हूं मैं दोनों में, और मान लीजिए कि यहां पर करंट बढ़ने की वजह से I2R लॉसेस बढ़ते हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर और बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो ये मान लीजिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया और ये भी 120 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जा रहा है, तो यहां तो काम चल जाएगा क्योंकि 100 से 120 जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी झेल सकता है। पर ये अगर 100 से 120 जाएगा तो इसमें दिक्कत होने लग जाएगी। इस डिवाइस में इसमें कुछ ना कुछ अंदर अनवांटेड अननेचुरल कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वो अपन नहीं चाहते। भाई जब अपन चाहते हैं तभी ट्रिगर होगी डिवाइस, तभी तो अपने काम की है। जब अपन ट्रिगर करना ही नहीं चाहते और ट्रिगर होने लग जाए तो वो तो फाल्टी है ना। तो इसलिए जर्मेनियम की करंट कैरिंग कैपेसिटी लोअर निकलती है, किससे? थायरिस्टर के रेस्पेक्ट में। अभी तो यहां पर और भी कैपेसिटी है, ये और करंट को झेल सकता है, यानी इसकी करंट कैपेसिटी और जा सकती है। सेम डिवाइस की, सेम कंस्ट्रक्शन, सेम टाइप का अपन ने डिवाइस यूज किया, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा हो गई? सिलिकॉन की। तीसरा भी यहां पर क्राइटेरिया आता है पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज बेसिकली क्या होता है कि रिवर्स डायरेक्शन में किसी भी डिवाइस पे अपन जब रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज लगाते हैं तो डिवाइस उस रिवर्स वोल्टेज को कितना लिमिट तक झेल सकती है। मतलब रिवर्स बायस्ड कंडीशन में, वैसे बायसिंग अभी भी अपन ने बात नहीं करी है, अपन आगे बात करेंगे, पर मैं अभी शब्द यूज कर लेता हूं कि रिवर्स बायसिंग कंडीशन में अगर मैं वोल्टेज लगा रहा हूं और उसको धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूं 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, तो किस पॉइंट पर जाकर रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन या पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो किसकी ज्यादा कैपेसिटी होती है? पीक इनवर्स वोल्टेज झेलने की कैपेसिटी सिलिकॉन की ज्यादा होती है। मान लीजिए अपन ने एक डायोड बनाया सिलिकॉन का, पीएन जंक्शन है, और सेम डायोड अपन ने जर्मेनियम का बनाया पीएन जंक्शन का इस्तेमाल करके। इस पे भी अपन रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज लगा रहे हैं, माइनस इधर प्लस इधर। इधर भी अपन ने एक रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज लगाया, माइनस इधर प्लस इधर, पी पर माइनस एन पर प्लस, तो रिवर्स बायस वोल्टेज हो गया। यहां पर मान लीजिए रिवर्स बायस वोल्टेज का नाम दे देते हैं अपन सिलिकॉन, और यहां पर रिवर्स बायस वोल्टेज का नाम दे देते हैं जर्मेनियम, VRG VRC। तो VRSI ज्यादा होगा VRG से, तो इसका रिवर्स बायस्ड वोल्टेज या पीक इनवर्स रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज झेलने की कैपेसिटी ज्यादा होती है किसकी? सिलिकॉन की डिवाइसेस की, एज कंपेयर टू जर्मेनियम। फायदा क्या है इससे? इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि हम अब ज्यादा वोल्टेज लेवल्स के लिए सेम डिवाइस को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 230 वोल्ट के लिए मुझे रेक्टिफायर बनाना है, तो जब एसी वेवफॉर्म चलेगी तो उस एसी वेवफॉर्म में पॉजिटिव बायसिंग भी होगी, रिवर्स बायसिंग भी होगी। एक पर्टिकुलर डिवाइस की पॉजिटिव हाफ में अलग बायसिंग होगी, रिवर्स हाफ में अलग बायसिंग होगी।
तो जब रिवर्स हाफ आएगा, मान लीजिए उस टाइम पर अगर रिवर्स बायसिंग हो रही है किसी एक डिवाइस की, तो 230 के लिए अगर वो काम कर रही है, तो मान लीजिए दोनों काम कर रहे हैं, पर जैसे ही हम हायर वोल्टेज के लिए उसे काम लेना चाहते हैं, तो हो सकता है कि सिलिकॉन सेम डिवाइस काम दे जाए पर जर्मेनियम ना दे पाए, ठीक यहां की तरह। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सिलिकॉन का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी वोल्टेज रेटिंग भी बढ़ जाएगी डिवाइस की। चौथा पॉइंट है रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट सिलिकॉन का तो होता है लगभग नैनो एम्पियर्स में और जर्मेनियम का होता है माइक्रो एम्पियर्स में। अब आप देखो, नैनो एम्पियर छोटा होता है माइक्रो एम्पियर से, यानी रिवर्स सैचुरेशन करंट छोटा है सिलिकॉन का, और होना भी चाहिए था। यानी कि रिवर्स सैचुरेशन बेसिकली क्या होता है कि रिवर्स बायस कंडीशन में जो करंट फ्लो हो रहा है, आइडियल अगर मैं बात करूं तो रिवर्स बायस कंडीशन में कोई करंट फ्लो होना नहीं चाहिए। वो भी अपन आगे देखेंगे जब पीएन जंक्शन समझेंगे कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है, कब करंट फ्लो होना चाहिए। बायस कंडीशन में कोई करंट फ्लो होना नहीं चाहिए। रिवर्स बायस कंडीशन में फ्लो होने वाले करंट को रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा जाता है। आइडियल केस में ये जीरो होना चाहिए, पर आइडियल कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिकल केस में कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो होगा। तो जिसमें सबसे कम करंट फ्लो होगा वही सबसे अच्छी डिवाइस है। तो सिलिकॉन से बनी हुई डिवाइसेस में लगभग नैनो एम्पियर के अराउंड रिवर्स सैचुरेशन करंट देखा जाता है, जबकि जर्मेनियम में माइक्रो एम्पियर तक जाता है। यानी आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि सिलिकॉन जो है ये थोड़ा सा मजबूत भाई है, जर्मेनियम थोड़ा सा कमजोर भाई है। काम जर्मेनियम भी सिलिकॉन की तरह ही देगा, पर जर्मेनियम वाले जो भी डिवाइसेस होंगे उनमें थोड़ी थोड़ी खामियां ज्यादा होगी। मतलब अगर यहाँ नैनो एम्पियर रिवर्स करंट है तो यहाँ माइक्रो एम्पियर है। अगर यहाँ वोल्टेज ज्यादा झेल पा रहा है रिवर्स बायस में तो यहाँ कम झेल पा रहा है। यहाँ टेम्परेचर अगर ज्यादा झेल पा रहा है सिलिकॉन तो यहाँ कम झेल पा रहा है। इसकी वजह से जो टेम्परेचर, अगर इसकी वजह से करंट कैरिंग कैपेसिटी सिलिकॉन की ज्यादा है, जर्मेनियम की थोड़ी सी कम है। यानी कि अगर मुझे लो पावर डिवाइसेस बनानी है तो मैं जर्मेनियम भी इस्तेमाल कर सकता हूं, पर अगर मुझे हाई पावर डिवाइसेस बनानी है तो जर्मेनियम चूज नहीं कर सकते, सिलिकॉन पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना डिवीजन हो गया किसमें, सिलिकॉन, कंपैरिजन हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम में। तो यहां से एक बात अपन कह सकते हैं कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, एक सिंपल सी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फाइनल जो अपन ने अभी तक बात करी उसके रिगार्डिंग, कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैव हायर voltage and current ratings, यानी कि किलोवाट, किलोवोल्ट एंड किलो एम्पियर्स में इनकी रेटिंग्स होगी। दैट इज वाई ओनली सिलिकॉन SI is preferred। ठीक है, अब आगे जो भी अपन देखेंगे डिवाइसेज उन सब में पीएन जंक्शन है। जैसा कि अपन ने शुरुआत में बात करी थी कि थायरिस्टर क्या है, थायरेट्रॉन ट्यूब की तरह तो काम करता है और कंस्ट्रक्शन वाइज ट्रांजिस्टर की तरह होता है। ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन याद करो जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि भाई पीएनपी तीन सेमीकंडक्टर की लेयर्स होती है जिसमें दो जंक्शंस होते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी लेयर्स एंड जंक्शंस बनते हैं थायरिस्टर में, एससीआर में अभी अपन देखेंगे। तो वो जंक्शंस कैसे काम करते हैं, जंक्शन कैसे बनता है, पहले वो हमें समझना पड़ेगा, तब आगे अपन ये समझ पाएंगे कि किस तरह से अपन ने जंक्शंस को यूज किया है एससीआर्स में थायरेट्रॉन ट्यूब की तरह काम कराने के लिए। ठीक है, तो जंक्शन पे कूदने से पहले थोड़ा सा अपन सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि सिलिकॉन में बेसिकली अंदर क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद होगा कितना है, H ही ली बे ब क न ओ फ ने ना मग आल सी 14 एटॉमिक नंबर है 14। यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो इसके आसपास कक्षों में घूम रहे हैं वो क्या होगी, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। तो जो अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो शेल्स भरते हैं, कक्षों में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो आप लोगों को याद आ रहा होगा, मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं 1s2
2s2, 2p6, 3s2, 2 और 2 4, 6 10, 2 12 और यहां टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 14, तो 14 माइनस 12 बचे 2, तो 3p2। तो फर्स्ट शेल में 2 पूरे हो गए, सेकंड शेल में 8 पूरे हो गए और थर्ड शेल में 4 है, 2 8 और 4, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। थर्ड शेल बाहर की शेल है वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो ये क्या हो गया अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 4। सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये चारों आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं सिलिकॉन के सभी के आपस में, और ये जो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाती है वो कुछ इस तरीके से बना लेती है। तो यहां पर आप देखो सिलिकॉन नहीं लिखता हूं मैं, अंदर +4 लिख देता हूं, क्योंकि बाहर अगर अपन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं इसके अलग से, तो अपन को अंदर +4 बताना पड़ेगा। वैसे तो अंदर +14 ही है, बाहर 14 इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर न्यूक्लियस में भी +14 प्रोटॉन होंगे, तो प्लस माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो यहां पे अपन अंदर क्या है, उस सिलिकॉन हटा के सिलिकॉन की जगह मैंने +4 लिख दिया। +4 लिखने का मकसद क्या है बेसिकली कि बाहर अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो अंदर भी +4 अपन को शो कर देना चाहिए। अगर मैं यहां पर मान लो 14 इलेक्ट्रॉन शो करता तो मैं अंदर +14 लिख देता, पर वो 14 बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन तो अपन शो नहीं कर रहे हैं, इसलिए अंदर 10 नहीं लिखा है। ये +4 लिखने का मकसद यही है कि अभी ये एटम न्यूट्रल है, इस पे कोई अलग से चार्ज नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में आ जाए कि यार एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर दिख रहे हैं तो इसलिए नेगेटिव आयन हो गया। ये अभी न्यूट्रल एटम है। इसी तरह से ये +4, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस अवेलेबल हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। इसी तरह से ये सारे एटम होंगे, और जो अपना प्रत्येक सिलिकॉन का एटम है वो आपस में आसपास के एटम्स से इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। शेयरिंग क्यों हो रही है, क्योंकि इसको 4 ही चाहिए, और भाई यहां भी अगर 8 हो जाते थर्ड शेल में तो ये शेल पूरी हो जाती, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता, एटम स्टेबल हो जाता, पदार्थ स्टेबल हो जाता, लैटिस स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता। तो वही काम होता है क्या कि इनका आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है और कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है इस तरीके से। ये भी कोवलेंट बॉन्ड बन रहे होंगे आगे, पर वो भी अपन पूरा नहीं बना रहे। तो इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड तो बन जाएंगे, ये इधर चल जाएगा, ये इसके साथ शेयर हो जाएगा, ये आगे दूसरे एटम के साथ शेयर हो जाएगा, ये दूसरे एटम के साथ शेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा इसका लैटिस स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं वो अपन देख लेते हैं। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसने कोवलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया है। ये अपना कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब अगर क्या करें अपन, मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार से निकल के और बाहर आ जाए, तो यहां क्या बच जाएगा, खाली जगह रह जाएगी। उस खाली जगह को अपन क्या बोलते हैं, होल। ये एक इलेक्ट्रॉन अपन ने किसी तरीके से, अभी वो क्या तरीका हो सकता है उसकी बात करते हैं, पर एक किसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन इस कोवलेंट बॉन्ड में से निकल के बाहर आ गया, तो यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इस वैकेंसी को बोलते हैं अपन होल, और ये इलेक्ट्रॉन बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बोला जाता है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मुझे इस सिलिकॉन के लैटिस स्ट्रक्चर में, इस सिलिकॉन सेमीकंडक्टर जो मटेरियल अपन देख रहे हैं, इसमें कंडक्शन कराना है तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, और फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होल क्रिएट हो जाएगा। पर ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड में हैं, कोवलेंट बॉन्ड में आपस में शेयरिंग हो रखी है। तो अगर मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन इस कोवलेंट बॉन्ड में से निकालना है बाहर, इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो मेरे को कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। वो अपन इसे समझ सकते हैं किससे, एनर्जी बैंड गैप, जो थ्योरी अपन देखते हैं, जिसकी एक्स एक्सिस पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बताते हैं, और बैंड गैप कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। ये तो हो गया अपना क्या, कंडक्शन बैंड,
और ये हो गया वैलेंस बैंड। ठीक है, और इसके बीच में जो ये गैप है ये बोला जाता है क्या, फॉरबिडन एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या है मतलब इसका, मान लो यहां ये ईवी वैलेंस बैंड की एनर्जी है, ईसी कंडक्शन बैंड की एनर्जी, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां है तो उसमें इतनी एनर्जी होगी उस टाइम पर। अगर मैं इसको ये जो बैंड गैप की एनर्जी है ईजी गैप एनर्जी जिसको अपन बोलते हैं, अगर ये इसको और प्रोवाइड करा दूं तो ये कंडक्शन में पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड में। अगर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा दी जाए तो ये कंडक्शन बैंड में या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तब ये कंडक्शन में पार्ट कर सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मुझे कितनी, सिलिकॉन के लिए रूम टेम्परेचर पे ये होती है लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एट रूम टेम्परेचर फॉर सिलिकॉन। जो ईजी अपनी होती है वो लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यानी कि इतनी एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी इस कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए और इस इलेक्ट्रॉन को यहां से फ्री कराने के लिए। तो ये जो एनर्जी अपन दे रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड की या इस बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने की एनर्जी है बेसिकली। ये ईजी जो है फॉरबिडन गैप एनर्जी क्या है, ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड, या यूं भी कह सकते हैं एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड में बाउंड है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इतनी एनर्जी तो आपको इसको देनी पड़ेगी अगर आपको सिलिकॉन को कंडक्टर की तरह काम लेना है। सेमीकंडक्टर है ये, और सेमीकंडक्टर के रूप में जो अपन ने इसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर देखा उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना के स्थिर हैं, बॉन्ड में हैं। और अगर मुझे सेमीकंडक्टर को कंडक्टर या कंडक्ट करवाना है, क्योंकि अपन को पता है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपन सेमीकंडक्टर की या सिलिकॉन की बनाएंगे तो अपन करंट फ्लो करवाएंगे इनमें से। तो करंट फ्लो करवाने के लिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब अपन को कुछ इलेक्ट्रॉन या तो मैं फ्री कराऊं, तो उसके लिए बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बॉन्ड तोड़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अपन लाइट से एनर्जी दे दें, हीट से एनर्जी दे दें, पर जो यहां पर अपन तरीका यूज करते हैं उसमें अपन पीएन जंक्शंस या पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर पहले से ही मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स में या तो इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स हो। तो वो अपन कैसे यूज करते हैं वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। पर यहां पर ये अपनी बात क्लियर हो जाती है क्या, कि सिर्फ सिलिकॉन का इस्तेमाल करके अपन कोई डिवाइस नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें अगर अपन को कंडक्शन कराना है तो फिर अपन को बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, जिसके लिए अपन को इतनी फॉरबिडन एनर्जी गैप, या जिसको कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी बोल लो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बोल लो, वो एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी, जिससे ये बॉन्ड टूटेगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में जाएगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो फिर कैसे अपन इनकी डिवाइसेस बनाते हैं, कैसे अपन इनको यूज करते हैं या सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हैं कि ये कंडक्टर की तरह या कंडक्शन में काम कर सकें, और किस तरीके से अपन मेगावाट लेवल की पावर को कंट्रोल करते हैं, वो सब निर्भर करेगा किस पर, पीएन जंक्शंस पर। तो ये एक बड़ी अपने सामने एक नई चीज आ जाती है। जैसे आप लोगों ने सबने पीएन जंक्शंस पहले भी देखे होंगे, पहले भी पढ़े होंगे, पर इसको इस नजरिए से समझना बहुत जरूरी है कि भाई पीएन जंक्शन कैसे बन रहा है, पीएन जंक्शन कैसे टूटता है, पीएन जंक्शन में बायसिंग कैसे होती है, कैसे वो कंडक्ट करता है, कब वो करंट को ब्लॉक करता है। तो ये सारी चीजें अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और पीएन जंक्शन एक बार जब अपन समझ लेंगे तब उसके बाद अपन जाएंगे एससीआर के कंस्ट्रक्शन पे। तो वहां अपन को पर्टिकुलर एससीआर का कंस्ट्रक्शन, एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक, एससीआर का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ये सब आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, सीखते रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ओनली विद वीडियोज अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पीएन जंक्शन के साथ।